हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ के भाग 22 में चर्चा करने वाले हैं। इस सीरीज़ के 21 भाग पे हम चर्चा कर चुके हैं, तो जिन भी लोगों ने उनको नहीं देखा है एक बार जाके ज़रूर देखिए। लगभग 400 प्लस क्वेश्चन आपको उस सीरीज़ में पूरा आप देख पाएंगे और अपना मूल्यांकन भी आप कर पाएंगे। और कहीं पे अगर आपका कोई डाउट होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका वो डाउट भी क्लियर होगा। बाकी दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनका आपको समय पर लिंक आ जाए या नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका समय पर लाभ ले सकेंगे। तो फटाफट से आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। विकल्प हैं, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो इसका आप वीडियो को रोकिए और इसका आंसर करिए। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है विकल्प डी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे में पूछ रहा दोस्तों, ये वर्तनी से प्रश्न है, आपको इसको देखकर हल करना पड़ेगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विकल्प आपके सामने है, परीक्षा, मुमूर्षु, फिर मुमूर्षु लिखा हुआ है, और डी परीक्षा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ शुद्ध वर्तनी की, तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है विकल्प बी में जो लिखा गया है मुमूर्षु, और इसका अर्थ होता है दोस्तों मरने की इच्छा रखने वाला। मरने की इच्छा रखने वाला उसको हम बोलेंगे क्या? मुमूर्षु, इच्छा रखने वाला। ठीक है। और वहीं अगर हम बात कर देंगे क्या मरने की, केवल अगर बात आएगी कि मरने की इच्छा क्या कहलाती है, तो उस केस में हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाती है? मुमूर्षा। ठीक है, ये हो जाएगी मरने की इच्छा, और जो मरने की इच्छा को रखता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मुमूर्षु। बाकी इसमें सारे अशुद्ध हैं। परीक्षा आपको पता ही है कि परीक्षा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। पूछ रहा है दोस्तों, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? विकल्प हैं, प्रेम, स्नेह, सख्य भाव, या फिर डी प्रणय। तो ये कई बार पूछा गया है दोस्तों प्रश्न, ये यूपी के कई बार पेपरों में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, इसको ध्यान रखें। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रणय। और बाकी को भी हम देख लेते हैं साथ में। जो प्रेम है दोस्तों, प्रेम जो कहा जाता है सामान्यतः सबसे ही प्रेम के लिए भाव का यहाँ पे बोध होगा। जैसे भाई बहन हो गया या अन्य लोगों से जो हमें अनुराग होता है उसको हम बोलते हैं प्रेम। अपने से छोटे या बच्चों से जो हमें लगाव का बोध रहेगा उसको हम बोलेंगे क्या? स्नेह है। और सख्य भाव में क्या आता है? अपने दोस्तों या सखाओं के प्रति जो हमारे मन में भाव रहता है उसको हम बोलते हैं सख्य भाव। और प्रणय मैंने आपको बता दिया कि सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं दोस्तों क्या? प्रणय। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, रुग्ण का विलोम शब्द है। विकल्प हैं आपके सामने, स्थूल, स्वस्थ, बीमार, कर्मठ। तो दोस्तों, रुग्ण का यहाँ पे विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वस्थ यहाँ पे हो जाएगा रुग्ण का विलोम। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्थूल की, तो स्थूल का जो विलोम होता है ये हो जाएगा सूक्ष्म। और बीमार तो इसका रुग्ण का समानार्थी हो ही गया है। कर्मठ की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली हम कर्मठ के लिए क्या बोलेंगे? कर्मठ का मतलब हो गया एक जो लगन है किसी को, या परजिवरेंस इंग्लिश में वर्ड आता है। अगर इसका मैं एक देहाती या क्या बोलेंगे देशज भाषा में बात करते हैं तो निठल्ला इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा किसका? कर्मठ का। बाकी बीमार हमने देख लिया कि रुग्ण का ही एक समानार्थी ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दोस्तों पूछ रहा है, अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। अरविंद कंज नलिन, आगार निलय धाम, मधवा सचिपति खनक, पीयूष सुधा मधु। आपको ये बताना है कि इनमें से एक जो है इनकरेक्ट है, एक का जो पर्यायवाची यहाँ पे गलत हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने इसका सही कर लिया होगा। इसका जो सही है यहाँ पे हो जाएगा विकल्प, ये हो जाएगा मधवा, सचिपति और खनक। मधवा और सचिपति तो यहाँ पे सही है कि ये इंद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो ये खनक है दोस्तों ये चोर का पर्यायवाची है, चोर। ठीक है, और चोर का एक अन्य आता है क्या? दस्यु। दस्यु, रजनीचर, खनक, ये हैं चोर के पर्यायवाची। बाकी आपको पता ही है कि जो अरविंद कंज नलिन है ये कमल के पर्यायवाची हैं। आगार निलय धाम ये घर के पर्यायवाची हैं। मधवा सचिपति इंद्र के हो गए। खनक मैंने बता दिया कि चोर का है। पीयूष, सुधा और मधु दोस्तों किसके हैं? अमृत के ये पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। विकल्प आपके सामने है, ये भी आपको देखकर ही करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से वैसे करिए आप, और वीडियो को रोक के आप कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, उत्त प्लस श्वास। यहाँ पे उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार यहाँ पे हो रहा है। तो जो ये यहाँ पे उदाहरण है ये हो जाएगा दोस्तों व्यंजन संधि का, ये उदाहरण है। और व्यंजन संधि में एक नियम आता है। क्या नियम आता है कि यदि, क्या आना है, यदि त के बाद, क्या बोला है, त के बाद तालव्य श, ठीक है, तालव्य श आ जाए तो उस केस में क्या होगा, जो ये ता है इसका चा हो जाता है और इस शा का दोस्तों हो जाता है छा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये व्यंजन संधि का ये नियम है। बहुत सारे नियम है, उनमें से एक नियम ये भी हो जाता है कि यदि तो के बाद तालव्य शा आता है तो ता का हो जाएगा च और तालव्य शा का हो जाएगा छा। तो यहाँ पे भी वही केस हो रहा है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि उत तो यहाँ पे है, उत धन श्वास, यहाँ पे इसका संधि विच्छेद है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ता है, ता का हम क्या करेंगे, ता का हमने कर देना है चा। हलंत लगा हुआ है तो छोटा ही चा हो जाएगा। सा है यहाँ पे, सा भी छोटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे छ हो जाएगा और इसमें भी क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा। बाकी पीछे का बचा हुआ वास और आगे लग जाएगा ऊ, तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा उदाहरण है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। भील शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है भालू, भीलनी, भीलिनी, भालना। तो इसका दोस्तों सही आंसर है विकल्प वी, भीलनी हो जाएगा। भील का क्या, स्त्रीलिंग शब्द। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका आंसर हम देख लिया भीलनी है। आपको ध्यान रखना है कि जाति या भाव बताने वाली संज्ञाओं का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय नी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि श्यार का हो जाता है शारनी, हिंदू का हो जाता है हिंदुनी, ऊँट का हो जाता है क्या, ऊँटनी। ठीक है, यहाँ पे 2 बार हो गया ये, तो ऊँट का हो जाता है ऊँटनी और हाथी का जैसे हो जाता है हथनी। तो ये कुछ है, इसमें जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनेगा उसका नियम क्या है कि जाति या भाव बताने वाले संज्ञाओं का अगर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बजाना है तो पुल्लिंग वाले में लगा देंगे हम नी प्रत्यय, रो हो जाएगा स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करें। विकल्प हैं इरादा और भाग्य, इरादा और निश्चित, निश्चित और इरादा, भाग्य और निश्चित। तो दोस्तों जो ये नियत है, इस नियत का अर्थ होता है क्या, क्या होता है, निश्चित। ठीक है, निश्चित। ठीक है, और जो ये दूसरा वाला नियत है इसका हो जाता है क्या, इरादा। अब आपको देखना है कि ये कहाँ पे आपको दिख रहा है। तो विकल्प सी आप देखेंगे तो यहाँ पे हो रहा है निश्चित और इरादा। आपको इसी क्रम में इसका आंसर बताना है। अगर नियत ये उल्टा नहीं कर सकते आप कि पहले आपने बता दिया इरादा और फिर बता दिया निश्चित। अगर आप इसको चुनेंगे तो इस केस में ये गलत हो जाएगा। आपको जिस क्रम में पूछा गया है उसी क्रम में आंसर करना होता है। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली या फिर डी भक्तमाल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो तुलसीदास की रचना है, रामचरितमानस भी है, गीतावली भी है, श्री कृष्ण गीतावली भी है, लेकिन ये जो भक्तमाल है ये नाभादास जी की रचना है। किनकी है, नाभादास जी की ये रचना है। तो ये इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में जो रचना नहीं है तुलसीदास की वो है भक्तमाल। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। सिंपल सा प्रश्न है। निम्न में ऊष्म व्यंजन नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, विकल्प है आपके सामने, तालव्य श, ह, दंत्य सा और डी या। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि ऊष्म व्यंजन हमारे में वर्णमाला में कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, श, श और एक आता है यहाँ पे षटकोण वाला श। ठीक है, और यहाँ पे हो गया हाँ। तो ये चारों के चारों हो गए क्या, ऊष्म व्यंजन। और फिर आते हैं हमारे पास में अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, य, र, ल, व। तो यहाँ पे दोस्तों जो विकल्प डी है ये ऊष्म व्यंजन नहीं है, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे हिरण का तत्सम रूप क्या होगा। विकल्प हैं हिरण, हिरण, हरिण, हरिकेन। तो आप फटाफट से इसका आंसर करिए कि क्या यहाँ पे आंसर होने वाला है। तब तक मैं 2000 और लिख देता हूँ। जैसे दोस्तों एक पूछा जाता है सरसप, तो सरसप का जो तद्भव है ये हो जाता है सरसों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आता है एक शूकर है। शूकर एक तत्सम शब्द है जिसका
तद्भव हो गया है क्या, सुअर। इसके अलावा एक जो बार बार पूछा जाता है लवंग, और लवंग एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हो गया है लौंग। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो हिरण का तत्सम रूप है ये हो जाएगा क्या, हरिण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको लगेगा कि ये होगा, लेकिन इसका जो तत्सम रूप है ये हो जाता है हरिण। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका संधि विच्छेद गलत है। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, विकल्प आपके सामने दोस्तों। प्रतीक्षा का प्रतिधन इक्षा, मध्वरी का मध्वधन अरि, यथेष्ट का यथाधन ईष्ट, पावक का पौधन अक। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। और यहाँ पे जो सही संधि विच्छेद गलत हो जाएगा ये है विकल्प ए, प्रतिधन इक्षा। यहाँ पे प्रतिधन इक्षा तो है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इक्षा का मतलब हो जाता है क्या यहाँ पे बड़ी ई आ जाएगी, और इक्षा का अर्थ क्या होता है, दृष्टि। यहाँ पे हो जाता है इक्षा का अर्थ। बाकी दोस्तों आपको पता ही है कि जो ये मध्वा अरि है ये किसका एक उदाहरण है, यण संधि का। यथाधन ईष्ट ये किसका है, गुण संधि का। और यहाँ पे जो पौधन अक है ये अयादि संधि का उदाहरण है। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मध्वरी में कौन सी संधि है, तो ध्यान रखें यण संधि है। यथेष्ट में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। पावक में कौन सी संधि है, अयादि संधि है। और अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें हो जाती है दीर्घ संधि, ई धन ई बराबर बड़ी ई प्रतीक्षा। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। विकल्प मोक्ष, पारा, हाथी, रथ। तो दोस्तों यहाँ पे जो नाग का एक अर्थ हो जाएगा ये है दोस्तों विकल्प सी, हाथी। और अनेकार्थी शब्द नाग के जो अन्य अर्थ हैं उनमें हम देखते हैं कौन कौन से। एक तो आता है सांप, ये सबको ही पता है, सांप हो गया। इसके अलावा पर्वत भी आता है एक, और बादल भी आता है। ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है, हाथी हमने देख ही लिया यहाँ पे, हाथी। तो ये नाग जो अनेकार्थी शब्द है उसके इतने सारे अर्थ होते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं, कभी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 अलंकार से प्रश्न है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक। तो ये मुझे लगता है सभी का ही सही होगा, और कई बार ये प्रश्न देखा जाता है, पूछा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपमा। उपमा का एक उपमा का जो अर्थ होता है ये होता है तुलना। ठीक है। और तुलना क्या हो रही है, दो शब्दों के बीच में जब तुलना हो रही हो, और यहाँ पे जो मुख्य रूप होता है क्या होता है, मुख्य जो काम होता है उपमान और उपमेय का होता है। उपमेय में हमने उपमान में क्या देखा कि जो दूर है, और उपमेय में देखा हमने जो पास है। ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पे क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला का मतलब पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है। तो पीपर का पत्ता दूर है इसलिए ये उपमान है, और मन जो है, मन है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा उपमेय। ठीक है। और यहाँ पे पीपर का पत्ता हमने देख लिया कि ये है उपमान। और यहाँ पे डोलना क्या हो जाता है, एक समान गुणधर्म क्या हो जाता है, डोलना, दोनों के दोनों डोलते हैं। सरिस दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा वाचक शब्द। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये है उपमा अलंकार का एक उदाहरण, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 15 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आज का। कबीरदास की शाखा के प्रमुख कवि थे, ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री, रामाश्री, या फिर डी कृष्णाश्री। तो ये मुझे लगता है कि सभी के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आपको ध्यान से इसमें, अगर आपने ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है या इनको ध्यान से पढ़ा है, तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। हम देखते हैं दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए यहाँ पे हो जाएगा। ज्ञानाश्री शाखा के हैं कबीरदास जी। तो अब देख लेते हैं, थोड़ा सा इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि जो साहित्य के हिसाब से, जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया है उसके हिसाब से उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य को काल विभाजन के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। उनमें से एक आता है क्या, भक्ति काल। ठीक है। भक्ति काल एक उनमें से आता है। ठीक है। एक समय। ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है कि इसमें 2 प्रकार के कवियों का यहाँ पे उल्लेख रहता है। एक होते हैं कौन से, सगुण भक्ति धारा वाले। सगुण का मतलब जो क्या मानते हैं, जो भगवान को एक आकार के रूप में मानते हैं, जो भगवान का एक आकार मानते हैं, उनको हम बोलते हैं सगुण। और निर्गुण में आते हैं कौन, जो निराकार भगवान की पूजा करते हैं, यानी कि भगवान का कोई आकार नहीं है। ठीक है।
तो वो मूर्ति पूजा इसके भी क्या होते हैं, समर्थक नहीं होते हैं, खंडन करते हैं मूर्ति पूजा का। जो आकार के रूप में मानेंगे नहीं तो वो मूर्ति पूजा क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया निर्गुण वाले। अब जो ये सगुण हैं ये भी दो भागों में बढ़ जाते हैं। कौन कौन से, एक आते हैं कौन, राम मार्गी वाले, और एक आते हैं कृष्ण मार्गी वाले, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निर्गुण में भी दो आ जाते हैं, कौन कौन से, अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, ज्ञान मार्गी और दूसरे आते हैं कौन, प्रेम मार्गी। तो इस प्रकार से इनका विभाजन हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं राम मार्गी की, तो जो इनके इम्पोर्टेंट या सबसे प्रमुख लेखक या कवि हम बोलेंगे, कवि बोलते हैं इनको, तो ये हो जाएंगे तुलसीदास। राम मार्गी के होते हैं तुलसीदास जो एक महान कवि हैं। इसके अलावा कृष्णा श्रेय शाखा में या कृष्ण मार्गी में हम देखते हैं कि जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है सूरदास, ठीक है। कभी पूछा जाए कि कृष्ण मार्गी के प्रमुख कवि में कौन आते हैं तो सूरदास आप करिएगा, ठीक है। इसके अलावा ज्ञान मार्गी में देखते हैं हम तो कबीरदास ज्ञान मार्गी में आ जाते हैं जो प्रमुख हैं। और अगर हम प्रेम मार्गी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे जायसी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझाना कठिन है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ में थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ पा रहे होंगे। जिस प्रकार से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन एक बार इसको और सुनिएगा तो शायद आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इस पर किताब में जाके एक बार अवश्य देखिएगा इसको। प्रश्न नंबर 16 में पूछ रहा है दोस्तों, ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है। विकल्प हैं 18, 22, 23, 24। तो आपको पता है कि अभी 2018 तक जो ज्ञानपीठ है वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं में दिया जाता था, लेकिन 2018 में इंग्लिश में भी दिया जाने लगा। और पहली बार किसको मिला, अमिताभ घोष को दिया गया था इंग्लिश भाषा में, भाषा के साहित्य के लिए। तो इसलिए अब इसको क्या बोलेंगे हम, 23 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ज्ञानपीठ कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो 23 भाषाएं हो जाएंगा, 22 प्लस 1 इंग्लिश। 17वें प्रश्न को देखते हैं, निम्न में सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है लोग, हस्ताक्षर, लड़की, जनता। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इन विकल्पों में जो समय हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा वो है जनता, ठीक है। बाकी लोग आ रहे हैं तो ये बहुवचन में प्रयोग है, हस्ताक्षर किए जाते हैं, हस्ताक्षर तो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होता है, लड़की का बहुवचन हो जाएगा लड़कियां। जनता हमेशा दोस्तों क्या होगा, एक वचन में रहेगा, जनता आती है, ठीक है। जनता, जनता क्या होती है, जनता आती है। हमेशा हम क्या ध्यान रखते हैं, हम नहीं बोलते कि जनता आते हैं, जनता आ रही है, जनता आती है, जनता खड़ी है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हो रहा है। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं, किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। गाने वाला, लुटेरा, धुलाई, मधुर। तो आपको ध्यान रखना है कि कृत प्रत्यय क्या होता है, जो क्रिया के अंत में जुड़ता है या क्रिया के बाद जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं कृत प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो गाने वाला है तो गाने वाला में लगा हुआ है वाला प्रत्यय, और गाना एक क्या होता है दोस्तों, क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या है, कृत प्रत्यय है। लुटेरा बना हुआ है लूटना से, लूटना एक क्रिया है, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय है। धुलाई में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो आई है, मैं ये भी लिख देता हूँ, आई प्रत्यय है, ये एरा प्रत्यय है और ये है वाला, ठीक है। तो इनको अब तोड़ेंगे तो धुलाई बना हुआ है, धुलने से, धुलना एक क्रिया है। यहाँ पे दोस्तों प्रत्यय लगा हुआ है रा, मधु में लगा हुआ है, मधु एक संज्ञा है और इसमें रा प्रत्यय लग रहा है। और इस प्रकार देखेंगे हम कि जो कृत प्रत्यय हम केवल उन्हीं को बोलते हैं जो क्रिया के अंत में लगते हैं, और जो संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के अंत में लगते हैं उनको हम बोलते हैं तद्वित प्रत्यय। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा विकल्प डी। बढ़ेंगे 19वें प्रश्न की ओर। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, संप्रदान, करण कारक, संबंध, अधिकरण। तो आपको पता ही कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे पर, और पर, पै, ये आपने देखा होगा किसका, किस कारक का क्या होते हैं, उदाहरण है, यह प्रकार है। तो अधिकरण का यह प्रकार है। क्रिया का आधार क्या है, किस पे क्रिया हो रही है, उसको हम बोलते हैं अधिकरण। में, पे, पर, इसके क्या है, ये क्या बोलेंगे, इनको प्रसर्ग, प्रसर्ग हो जाएंगे, में, पे, पर। यहाँ पे आप देखेंगे पर लिखा हुआ है तो आप साधारण से इसको पहचान पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर, आज का लास्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए कमेंट करने के लिए प्रश्न है। और आप लोग अंत तक पहुंच जाते हैं लेकिन आप जाते जाते वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो अगर आपको पसंद आती है तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको नहीं पसंद आती है, क्या चीज़ आप चेंज चाह रहे हैं, तो वो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं ताकि उसमें उचित सुधार
करने का हम भी प्रयास करेंगे। तो आज का 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। ये रचनाएं हैं, एक प्लेट सैलाब मन्नू भंडारी, अणिमा सुमित्रा नंदन पंत, एक पेड़ की याद शेखर जोशी, गोस्वामी तुलसीदास पीताम्बर दत्त बर्तवाल। तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा विकल्प बी। अणिमा जो है दोस्तों ये है निराला जी की, ठीक है। और अगर आपको ध्यान आ रहा होगा ये अणिमा ये कुछ ऐसे करके तो सुमित्रा नंदन पंत जी की है अतिमा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि जो अणिमा है वो निराला जी की है और अतिमा है सुमित्रा नंदन पंत जी की, ठीक है। बाकी निराला जी की जो और रचनाएं हैं जैसे कि एक आती है आपका गीतिका, गीतिका हो गया, बेला हो गया, ठीक है। तो ये 2 रचनाएं, ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। बाकी आज का प्रश्न आपके लिए है, आपको बताना है कि वत्सल शब्द में प्रत्यय क्या है। विकल्प हैं अल, ल, सल, हलंत के साथ अल। तो दोस्तों ये आज की क्लास को हम एंड करते हैं, आज के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगर आपको कुछ सुधार की आवश्यकता है, आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम उसका उचित प्रयास हम उसमें करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले भाग में, भाग 23 में। और दोस्तों मेरा प्रयास रहेगा, अब नया एक रहेगा कि मंडे से यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक हम चर्चा करेंगे हिंदी पे, और शनिवार और संडे को मैं लाऊंगा यहाँ पे 25 प्रश्न उत्तराखंड के। तो ये भी, इस पे भी आप अपने सुझाव दीजिएगा, ठीक है। आपके सुझावों का स्वागत है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।